जय हिंद स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब अगर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखते हैं ना, तो अगर आप किसी से पूछते भी हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है और फिर उसका जवाब आप सुनेंगे तो बड़ा वंडरिंग जवाब रहता है। उसका जवाब क्या रहता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। भाई मैं आपको बता दूं, मैं तो जब पढ़ाता हूं क्लास में तो लोग का जवाब यही रहता है। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप किस में पढ़ रहे हो? आप इसको पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में। तो याद रखें कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब आप पढ़ रहे हैं तो इस बात को इसका जवाब मत दो कि A1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपने जो पढ़ रखा है ना, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, ठीक है। वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दूसरा है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ दूसरा है। वहाँ पर लिक्विड की फ्लो होने के रेफरेंस में दिया गया था, यहाँ पर चार्ज की फ्लो होने के रेफरेंस में दिया जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले तो जो डाउट था हमने डाउट पर बात कर ली। सपोज कर लेते हैं कि वी हैव अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये इनके एक्स हैं, वाई हैं और जेड एक्सिस हैं। अब मैं अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल दिया हूँ तो ये मत सोचना कि कोई नई काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। भाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब एक ही नाम है, बस स्पेशल तरीके से बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। मैंने ये मानकर चला कि अपने पास कोई एक रीजन और स्पेस है और उस रीजन ऑफ स्पेस में कोई एक 3 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल, कोई भी एक बॉडी आप मान लो। मैंने उसको 3 डायमेंशनल बॉडी मान ली है और उस 3 डायमेंशनल बॉडी का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम मैं मानकर चलता हूँ कि V है। वॉल्यूम कितना है? V मानकर चलता हूँ, ये वॉल्यूम V मानकर चलता हूँ, ठीक है। ये सही से बन जा, ये बन गया। इसका वॉल्यूम कितना है? V है। और ये मानकर चल रहा हूँ कि इसके सरफेस पर वॉल्यूम में मतलब मैंने चार्ज दे रखा है और उस चार्ज की जो वैल्यू है V, वैल्यू वॉल्यूम V है और चार्ज क्या है? Q है। ये मानकर रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि इसका जो सरफेस है, ये जो 3 डायमेंशनल बॉडी है, इस 3 डायमेंशनल बॉडी का जो सरफेस है, हर एक सरफेस का जो एरिया है वो एरिया कैपिटल A माना जा रहा है और इस पर जो चार्ज है वो Q है, वॉल्यूम इसका V है और किसी स्पेशल रीजन में ऐसे रखा हुआ है। जैसे ही इसे हम कंडक्ट कराएंगे किसी वायर से या किसी प्रोसेस में लेकर आएंगे, ये चार्ज क्या होगा? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। इस सरफेस से चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा तो इस सरफेस पर चार्ज क्या होगा? डेफिसिट होगा, चार्ज की कमी आएगी। जब चार्ज की कमी आएगी लेकिन इस सरफेस से चार्ज का फ्लो हो रहा है तो फ्लो होने वाला चार्ज टाइम के साथ इस सरफेस पर इस सरफेस पर जो चार्ज है टाइम के साथ कम होगा क्योंकि यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है। लेकिन फ्लो होने वाला चार्ज जो है वो क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। तो करंट बनाएगा तो I इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? dQ/dt लिखोगे। लेकिन यहाँ पर वी कैन यूज माइनस साइन बिकॉज ऑफ इस सरफेस से चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि माइनस यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि चार्ज इनसाइड द सरफेस इज डिक्रीजिंग ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट आउट फ्रॉम इट, ठीक है। तो यहाँ से जब करंट फ्लो होएगा तो चार्ज यहाँ से, इसका मतलब जा रहा है, चार्ज जा रहा है तो चार्ज के सामने हमने माइनस साइन यूज कर ली है। सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, जो इस पर हमने चार्ज दिया था उसके फ्लो होने की वजह से जो यहाँ से करंट गया है उस इक्वेशन को 1 मान लिया है मैंने। लेकिन इस सरफेस से जब करंट जा रहा है तो इस सरफेस का कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगा और इस सरफेस का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो J इज इक्वल टू I/A होता है। लेकिन क्या पूरे सरफेस से करंट निकल रहा है? किसी छोटे से सरफेस से करंट निकल रहा होगा तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो J.dA लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? J.dA लिखने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, क्लोज्ड सरफेस हमने लिया है तो ये सिंबल भी हम यूज करने वाले हैं कि क्लोज्ड सरफेस लिया है, यानी कि I इज इक्वल टू हम कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिखने वाले हैं मॉडिफाइड फॉर्म में
कि ये हमारा क्या होगा, आई इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आपको कुछ मिल रहा है, जिसको हम ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आप देखो तो आई की वैल्यू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी है, डी क्यू अपॉन डी टी है, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए बनेगा, और इस क्लोज सरफेस से जो करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये बात बन जाएगी। एक चीज़ और बता दूं कि ये पूरा जो चार्ज है आपने इसके पूरे सरफेस पर दिया है, तो आपको इस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी भी मालूम होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखूं मैं यहाँ पर, मैं सरफेस आगे लिख ही देता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखूँ तो क्यू, देखो क्यू इज इक्वल टू, मैं यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखने जा रहा हूँ। तो देखो अगर मैं फार्मूला ऐसे लिखता तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी वी लिखता, स्मॉल सरफेस डी वी वॉल्यूम से जा रहा है, तो क्यू अगर लिखूंगा तो क्यू इक्वल टू रो डी वी लिखूंगा। लेकिन ये सरफेस कैसा है, ये वॉल्यूम का सरफेस है, तो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा मुझको। तो क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन पूरे वॉल्यूम का होगा और रो डी वी होगा, जो कि वॉल्यूम का चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम का क्या है, सॉरी सरफेस लिख दिया मैंने, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है बेटा, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि पूरा चार्ज हमने वॉल्यूम को दिया है ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है। मैं बोल तो रहा हूँ सरफेस, लेकिन बट दिमाग में चल रहा है हमारे वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये, क्यू इज इक्वल टू रो डी वी पूरे वॉल्यूम का हो रहा है, ठीक। अब आपको यहाँ से Q इज इक्वल टू ये वैल्यू पता चल गई, तो इस इक्वेशन में हमें Q की जगह पर यूज करना है। देखो तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर थर्ड इसको नाम दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देख लो ध्यान से, तो यहाँ से J हो जाएगा, क्या हो जाएगा, J डॉट डी ए और एरिया, और देखो माइनस डी अपॉन डी टी, और Q की जगह पर देखो ये पूरी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन वी रो डी वी, ये पूरी वैल्यू मैंने रख दिया। अब यहाँ से हो जाएगा J डॉट डी ए और इज इक्वल टू माइनस, देखो इंटीग्रेशन को यहाँ पर लिख रहे हैं V लगा के, और डी रो अपॉन डी टी इंटू डी वी। अब देखो यहाँ पर तो एरिया है, यहाँ पर वॉल्यूम है, तो हम क्या करें ना कि कोई एक थ्योरी ऐसा यूज कर लें कि हमारा जो एरिया है ये भी वॉल्यूम में बदल जाए, ये भी क्या हो जाए, वॉल्यूम में बदल जाए। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा लें हम। तो अगर मैं डाइवर्जेंस थ्योरम लगा कर इसको सॉल्व करूं, डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊं अगर मैं यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू द डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि किसी एरिया को अगर आपको बदलना है, मान लो वो डी ए है, वॉल्यूम में बदलना है, तो आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस डॉट जे ये लिखना है और इनटू डी वी लिखना है। एरिया को अगर आपको वॉल्यूम में बदलना है तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। और अगर यूज़ करना पड़ेगा तो इस इक्वेशन के लिए हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको अगर कह दूँ कि ये इक्वेशन नंबर इसको कहाँ तक, इक्वेशन 4 बोल दूँ और इस इक्वेशन 5 बोल दूँ, तो 4 और 5 से मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। अब 4 और 5 में देखो इस वाले इक्वेशन का ये जो टर्म है इतना लिख सकता हूँ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से एरिया को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया है। तो V डाइवर्जेंस ऑफ J डॉट डी वी इज इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन डी टी इंटू डी वी, ये मिल गया हमको, हमने इसको चेंज कर लिया है, ठीक है। अब करना क्या है, डी वी अपनी जगह पर, डी वी अपनी जगह पर है, यहाँ का वॉल्यूम भी है, यहाँ का वॉल्यूम भी है, ये वॉल्यूम यहाँ पर होता है, वॉल्यूम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये पूरा हमने कन्वर्ट कर लिया है। देखो ध्यान से आप कंपेयर करवा लो, कंपेयर करोगे तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू मिलेगा, क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पर आपको मिलने वाला है डी रो अपॉन डी टी, ठीक है, डी रो अपॉन या डेल रो अपॉन डी टी, ठीक है। अच्छा मैंने डी लगा दिया है क्या, चलो डी लगा दिया है तो डी ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डी ही लिख लो, ठीक है। तो डी रो अपॉन डी टी हो जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा हमको, ठीक है।
और फिर इसको थोड़ा सा करेक्टेड वे में हम लिखने की कोशिश करेंगे। करेक्टेड तो अभी भी है लेकिन थोड़ा अच्छा लगे। डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। दिस इक्वेशन, इसी इक्वेशन को, ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ continuity and physically it represent the law of, किसका लॉ बताओ, किसका लॉ, कौन सा लॉ यहाँ हो सकता है, बताओ कौन सा लॉ हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि आपने यहाँ पर अपने बेसिक एजम्पशन में क्या लिया था, चार्ज लिया था। चार्ज का फ्लो हो रहा है तब करंट बन रहा है, तब सारी चीज़ें आ रही हैं, तो फिर आपको यहाँ आ जाना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड फिजिकली इट रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन ये जो चार्ज का फ्लो है, करंट डेंसिटी का जो कुछ भी ये टर्म है, ये तब के लिए है जब चार्ज स्टडी ना हो, यानी कि करंट स्टडी ना हो, ये तब के लिए है ये इक्वेशन। लेकिन अगर करंट स्टडी हो गया, अब अगर फॉर स्टडी करंट हो गया, स्टडी करंट हो गया, तो स्टडी करंट के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं स्टडी करंट के लिए कि जो हमारा ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेट है, यानी कि डी रो अपॉन डी टी जो है ये 0 हो जाता है फॉर स्टडी करंट। फॉर स्टडी करंट ये 0 हो जाता है। और अगर ये 0 हो जाता है फॉर स्टडी करंट, ठीक है, यानी कि चार्ज डेंसिटी रो किसी पॉइंट पर 0 हो जाता है ये, तो ये जो इक्वेशन हमारा बनता है, जो डेल और डॉट जे जो बनता है और प्लस ये 0 इक्वल टू 0, यानी कि डेल डॉट जे इक्वल टू 0 बन जाता है स्टडी करंट के लिए, ये बन जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर स्टडी करंट। ये स्टडी करंट है, और इससे पहले वाला स्टडी करंट ना हो तब के लिए ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो आप वहाँ पर ये आंसर मत देना A1 V1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर नहीं, वहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए डेल डॉट जे प्लस डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 अगर स्टडी करंट नहीं है तो, और स्टडी करंट है तो आपका आंसर ये हो जाना चाहिए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इसी एक लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर बात करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।